एप्लीकेशन की अब आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होने लग गई होगी और आप देखने समझ आने लगी होगी कि किस तरीके से आपने प्रोग्राम जो है वो लिखने हैं और किस तरीके से आप प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू हम लोग ले लेते हैं लास्ट लेक्चर का। शुरू से हम जैसे पढ़ रहे हैं कि हम जब भी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोग्राम के शुरू में एक लाइब्रेरी फ़ाइल ऐड करते हैं। ये लाइब्रेरी फ़ाइल प्री डिफाइंड फ़ाइल होती है जिसके अंदर हमारे पास इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स डिफाइन होते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो जो सिंटेक्स है वो सारा इसके अंदर डिफाइन होता है। इसलिए हम लाइब्रेरी फ़ाइल ऐड करते हैं किसी भी कंपाइलर के अंदर ताकि हमारे कंपाइलर को समझ आ जाए कि ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है और इसके ये रूल्स हैं जिसके तहत इन्होंने कोड लिखा है और अगर आपने रूल्स फॉलो किए होते हैं तो आपका प्रोग्राम जो है वो सही चल जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखी थी, यानी इस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक ग्रुप है एसटीडी का और इस ग्रुप के अंदर हमारे पास डिफाइन है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। फिर हमने मेन का फंक्शन लिखा था। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो मेन से स्टार्ट करते हैं, मेन के अंदर ही हम सारी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, कर्ली ब्रैकेट के एंड में आती है। चूँकि मेन की रिटर्न टाइप इंटीजर होती है इसलिए हम इसके एंड में एक रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी लिखते हैं। ठीक है, फिर जो इंस्ट्रक्शंस हमने सीखी वो इंस्ट्रक्शन हमने सीखी कि हम वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। हम वेरिएबल से पहले डाटा टाइप डिफाइन करते हैं और फिर वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम के कुछ रूल्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं और वेरिएबल डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट हमारी सेमीकोलन से टर्मिनेट यानी एंड हो जाती है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर करने से। अब एक तरीका हमने ये लिखा था कि हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू खुद से इनिशियलाइज करा दें, यानी एज है तो हम इक्वल टू 24 लिख दें तो हमारे पास क्या है, एज के अंदर 24 सेव हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका जो हमने लास्ट लेक्चर में ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है वो ये है कि अगर हम एज की वैल्यू यूज़र से पूछना चाहते हैं कि यूज़र की क्या एज है तो हम क्या करते हैं, सी इन की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सी आउट की स्टेटमेंट क्या करती है, स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट कराती है। सी इन की स्टेटमेंट क्या करती है, जो भी स्क्रीन के ऊपर यूज़र ने लिखा होता है वो रीड करती है और उस वेरिएबल के अंदर सेव कर देती है। ठीक है, सी आउट में हमने लिखा एंटर योर एज, स्क्रीन पे ये प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास कर्सर ब्लिंक होता है और कर्सर ब्लिंक के अंदर आप जो भी नंबर एंटर करते हैं वो नंबर आपका एज के अंदर जाकर सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने 24 एंटर किया तो मेरे पास स्क्रीन नीचे सी आउट में क्या लिखा आ जाएगा, एज इक्वल टू एज मेरे पास वेरिएबल डिस्प्ले हो रहा है तो एज इक्वल टू 24। हमने कहा था जब भी हम वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल डिस्प्ले कराते हैं तो हम डबल कोट्स यूज़ नहीं करते, जबकि हम जब भी कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले कराते हैं तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जब आप ये प्रोग्राम चलाते हैं तो आपके स्क्रीन पे क्या लिखा था, एंटर योर एज, और यहाँ पर एक चीज़ ब्लिंक हो रही होती है। ठीक है, जब आपकी वो चीज़ ब्लिंक हो रही होती है तो आप कोई भी नंबर एंटर करते हो। जब मेरी ब्लिंक हो रही थी तो मैंने 24 एंटर कर दिया और 24 लिखने के बाद मैंने जब एंटर किया तो मेरे पास एज इक्वल टू 24 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को चला के भी देख सकते हैं कंपाइलर के ऊपर जिस तरह से हमने लैब में किया है। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होती है, अरिथमेटिक से आपको समझ आ रहा होगा। अरिथमेटिक क्या होती है, मैथ्स की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं आपके पास मैथमेटिक्स की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो किस तरीके से आप प्रोग्रामिंग के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन आपके पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो आपके होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के, वो आपके कॉन्स्टेंट्स के बीच में भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो जो हमने जैसे इंट एज लिखा था तो वो हमारे पास क्या था, वेरिएबल था। कांस्टेंट हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 2.5 2.7, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स हैं जो कि किसी वेरिएबल के अंदर सेव नहीं हो रहे। जो वैल्यूज होती हैं उनको भी आप कांस्टेंट्स कह सकते हो। ठीक है, यानी अगर आप डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करें तो आप बेसिकली कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस और मॉडुलस। बाकी सारे तो आपको अंडरस्टैंडेबल होंगे, ये आपके कीबोर्ड पे भी होते हैं। ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है यानी परसेंटेज, जो परसेंटेज से हम लिखते हैं वो हमारे पास क्या होता है वो भी आगे आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मॉडुलस ऑपरेटर भी हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये हमारे पास प्रोग्रामिंग में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यानी अगर हम c इक्वल टू 7 लिखेंगे इसका मतलब है 7 c के अंदर सेव हो रहा है। इसको क्या कह रहे हैं, 7 असाइन हो रहा है c को, इसलिए इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है।
और मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस और मॉडुलस हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू, ठीक है। लेफ्ट पे एक वेरिएबल होता है और राइट पे हमारे पास एंड वेरिएबल नेम्स एंड कॉन्स्टेंट ऑफ द राइट हैंड, और राइट पे हमारे पास वो एक्सप्रेशन या वो फॉर्मूला होता है जिसमें मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स हमारे पास हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमारे पास दो कॉन्स्टेंट हैं, वन इज 9 एंड अदर इज 2, और एक वेरिएबल मेरे पास है c, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बना रहा है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट पे सिर्फ एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर पूरा फॉर्मूला सेव हो रहा होगा। जैसे हम मैथ में लिखते हैं ना, x माइनस 2 इक्वल टू y प्लस 7, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल y प्लस 7। तो हम प्रोग्रामिंग में ऐसे नहीं लिख सकते। प्रोग्रामिंग में अगर हमने लिखना है तो हम इस 2 को वहाँ पर लेकर जाएंगे, दूसरी साइड पे हम एक वेरिएबल को एक ही साइड पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं x को शुरू में रखूं और 2 को उधर ले जाऊं, और मेरे पास क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 7 प्लस 2 मेरे पास क्या बन जाएगा, 9। तो ये एक्सप्रेशन प्रोग्रामिंग की फॉर्म में जो है वो राइट है, जबकि मैथ की फॉर्म में हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन राइट है, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग की फॉर्म में ये राइट है और ये हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन सही नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक और कांस्टेंट ऐड हो रहा है, ठीक है। ये बात इस पॉइंट के अंदर लिखी है, ठीक है। एग्जाम्पल अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन की क्या है, इंट c इक्वल टू 7 एंड t इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय c प्लस 2, ठीक है। ये हमारी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है और ये हमारी टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है। ये कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ये वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये वेरिएबल हमने इसमें पहले एक वैल्यू ज़रूर देनी है। जो भी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे होंगे अपने फॉर्मूले के अंदर वो पहले डिक्लेयर होना ज़रूरी है, ठीक है। हमारे पास प्रोग्रामिंग में हमने यही अंडरस्टैंड किया था ना कि हमारे पास जो भी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं वो पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में अगर आप कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके पास ऊपर वो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल ये भी हो सकती है, बीटा इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा डिवाइड बाय गामा प्लस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये ठीक है। ये एक डिफिकल्ट फॉर्मूला है, अगर आप खुद सॉल्व करने बैठेंगे तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग की टर्म में लिख देंगे तो वो खुद ही इसको कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। अब हमने वेरिएबल कौन से यूज़ किया, अल्फा बीटा गामा, और कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है 3.2, 2 और 5, ठीक है। अल्फा बीटा गामा चूंकि वेरिएबल थे इसलिए शुरू में हमें अल्फा बीटा और गामा को डिक्लेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। इंट हमारे पास अल्फा है उसमें 8 है और बीटा है 3। अब अल्फा और बीटा दोनों इंटीजर थे इसलिए इकट्ठे भी हम इनको डिक्लेयर कर सकते हैं, किसके ज़रिए, कॉमा से सेपरेट करके, ठीक है। और ये इनिशियलाइज भी साथ ही हो रहे हैं, यानी इनके अंदर वैल्यू भी साथ ही जा रही है। और फ्लोट गामा इक्वल टू 2.5 आ रहा है, और बीटा में मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली, यानी दो वेरिएबल इकट्ठे डिक्लेयर कर दिए, इसमें इनिशियलाइजेशन हो रही है, इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है। इसी के आगे मैं इक्वल टू करके ये फॉर्मूला भी लिख सकती थी और नेक्स्ट लाइन में भी मैं इसको लिख सकती हूँ, दोनों तरीके से ये ठीक है, ठीक है। अब ये बता क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस वाले जो हैं आपके पास यूज हो रहे हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस के जो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं ये आपके पास क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इक्वल टू आपके पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। 2 और 5 आपके पास इंटीजर कांस्टेंट है और 3.2 आपके पास रियल कांस्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट वैल्यू है तो रियल कांस्टेंट होगा, ये आपके पास नंबर वैल्यू है तो इंटीजर कांस्टेंट होगा। अल्फा बीटा आर इंटीजर वेरिएबल, अल्फा और बीटा की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, और गामा और बीटा की आपके पास क्या है, फ्लोट है, यानी ये रियल वेरिएबल्स हैं। फ्लोट को हम लोग प्रोग्राम में मैथमेटिक्स की टर्म में रियल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंस्ट्रक्शन है, अब इस इंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हो कि आपके पास फ्लोट भी मल्टीप्लाई और फ्लोट और इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और सेव किसके अंदर हो रहे हैं, फ्लोट के अंदर हो रहे हैं। तो हमारे पास बेस्ड ऑन, और यहाँ पर आपके पास क्या थे, सिर्फ इंटीजर्स थे और इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीजर में ही डिवाइड हो रहा था। तो बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो भी फॉर्मूला होता है उसकी बेस पे हमारे पास 3 तरह की अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो सकती है। वन इज इंटीजर मोड जिसमें सारे इंटीजर होंगे, सेकेंड इज रियल मोड जिसमें सारी पॉइंट वैल्यूज होगी, और थर्ड इज मिक्स मोड, ठीक है। इंटीजर मोड आपके पास ये वाली है और ये वाली आपके पास मिक्स मोड है क्योंकि इसमें कुछ इंटीजर्स हैं और कुछ आपके पास फ्लोट वैल्यूज हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है।
अब इंटीजर मोड इंस्ट्रक्शन की एक कुछ और एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। इंटीजर मोड इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होती है? दिस इज एन अरिथमेटिक स्टेटमेंट इन विच ऑल ऑपरेंड्स आर ईदर इंटीजर वेरिएबल और इंटीजर कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं हमारे पास? ऑपरेंड्स आर बेसिकली नंबर्स। जो भी आपके नंबर्स होते हैं वो आपके पास ऑपरेंड होते हैं। ठीक है, अगर 2 + 5 हम लोग लिख रहे हैं तो 2 उसमें क्या है? ऑपरेंड है, 5 ऑपरेंड है और प्लस आपके पास ऑपरेटर है। ठीक है, ये मैथ की टर्म में आप लोगों को आइडिया भी होगा। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ऑपरेशन क्या होता है? अगर सम में हम लिखें 2 + 5 में तो हमारे पास ऑपरेशन क्या है? सम। ऑपरेटर क्या है? प्लस का सिंबल। ऑपरेंड क्या है? 2 और 5। ठीक है, इस तरह उसकी एग्जांपल उसने दी है इंट i = 0, किंग, आइजक, नोट इट। ये इसने इनकी वैल्यूज दी हैं। इसकी 90,000 है, 1 है, इसकी 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई। i = i + 1। उसने कहा है कि i = i + 1 है। और किंग = आइजक मल्टीप्लाई बाय 234 प्लस नोट इट -7689। अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि i आपके पास पहले 0 था, फिर 0 + 1 हो गया। तो i जब यहाँ पर यूज़ होगा, यहाँ पे i यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, तो i बेसिकली i की वैल्यू आपके पास इससे ऑनवर्ड आगे कहीं पे भी यूज़ होगी तो वो 1 यूज़ होगी, 0 यूज़ नहीं होगी, क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पर अपडेट होगी। असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या हुआ है? 0 + 1 होके 1 इसके अंदर आके सेव हो गया, 0 इसके अंदर से डिलीट हो गया। ठीक है, अब आइजक 1 × 234 होगा, इसके अंदर 1 की वैल्यू है, इसमें 90,000 माइनस वो आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, डिमॉस रूल फॉलो होता है। डिमॉस रूल क्या होता है? डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो आपका मैथ का रूल होता है ना, पहले डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी और फिर सब्ट्रैक्शन होगी, अदर देन कि अगर आपने कोई ब्रैकेट यूज़ की हो। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर पहले क्या होगी? आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी और फिर एडिशन होगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ऐसे लगा दी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें है नहीं लेकिन अगर हमने लगा दी तो हमारे पास पहले ऐड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट इनकी आपस में थी, बाकी के साथ नहीं थी। तो डिमॉस रूल फॉलो करते हैं, अदर देन के जैसे हम लोग मैथ में करते हैं ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर हम डिमॉस रूल अप्लाई करते हैं। इसी तरह हम लोग इसमें भी प्रोग्रामिंग में भी इसी तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो परफॉर्म कर रहा होता है। आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखनी होती है, वो रूल वही फॉलो कर रहा होता है मैथ वाला। ठीक हो गया। अच्छा, रियल मोड इंस्ट्रक्शन क्या होती है? दिस इज एन अरिथमेटिक स्टेटमेंट इन विच ऑल ऑपरेंड आर ईदर रियल, कांस्टेंट और रियल वेरिएबल। ठीक है, सारे आपके पास या तो रियल वैल्यूज होती हैं या रियल कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। जैसे इसमें फ्लोट, क्यूबी और एंटी आंट इंक जो है वो आपके पास फ्लोट है, और आंट इंक के अंदर वैल्यू 23.123, 4.5 और 0.34 सारी जो है वो पॉइंट वैल्यू है। ठीक है, रियल मोड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या है? सारी पॉइंट वैल्यू है। ठीक है, इसमें आपके पास मेमोरी का कोई मसला नहीं है, जितनी फ्लोट की मेमोरी होती है उतना ही आंसर आपका पॉइंट वैल्यू में आएगा और वही पॉइंट वैल्यू आपकी जाकर सेव हो जाएगी। मसला कहाँ पर आता है? जहाँ पे मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, कुछ आपके पास पॉइंट वैल्यूज होती हैं और कुछ आपके पास जो है वो इंटीजर वैल्यूज होती हैं। ठीक है, सम ऑफ द ऑपरेंड्स आर इंटीजर एंड सम ऑफ द ऑपरेंड आर रियल। ठीक है, अब मसला क्या होता है हमारे पास? फ्लोट एवरेज = एवरेज एंड C2 दो वेरिएबल हैं और ABC आपके पास 3 वेरिएबल है। अब एवरेज फाइंड आउट कैसे होती है? आपके पास 9, 8 और 7 प्लस होगा और उसके बाद वो 3 से डिवाइड होगा, तो आपके पास क्या है? वो पॉइंट वैल्यू में सेव हो रहा है। ठीक है, एवरेज में आपके पास सेव हो रहा है, यानी आपके ये जो नंबर्स हैं ये 3 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है आपके पास पॉइंट वैल्यू आ जाए, इसलिए आप इसको फ्लोट में सेव कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 2 + 1 नहीं, 2 + 1 तो 3 होता है। अगर हम करें 2 + 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 2 + 2 + 1 कर दें, ए में हम लोग इसकी वैल्यू डालें और इसको 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर जो है वो पॉइंट वैल्यू आता है। अगर हम उसको इंटीजर एवरेज में सेव करते हैं तो हमारी जो पॉइंट वैल्यू है वो इग्नोर हो जाती। ठीक है, हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 2.5 आ रहा होता ना, तो चूंकि इंटीजर पॉइंट के बाद की वैल्यू को सेव नहीं कर सकता तो इंटीजर के अंदर सिर्फ 2 सेव होना था। इसलिए मिक्स मोड आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपके फॉर्मूले से पॉइंट वैल्यू आ रही है
तो आप मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप सारे ABC को भी फ्लोट बना लें अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहते, या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि आप इन वेरिएबल्स को की स्पेस कम रखें बेशक, और इसको जो जब इसका आंसर आए तो आप उसको एवरेज में सेव कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद उसने 2 को 3.4 और 2 से मल्टीप्लाई किया। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये भी मिक्स मोड है कि इसमें आपके पास 2 जो है वो इंटीजर है, ये आपके पास पॉइंट वैल्यू और ये भी एक इंटीजर है। तो ये मिक्स मोड की कुछ इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, राइट हैंड साइड से इवेल्युएट होती है, शुरू होती है यूजिंग द कांस्टेंट एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल नेम्स, ठीक है। कांस्टेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आपकी सेव होती हैं वेरिएबल के अंदर, उनके जरिए आपके पास राइट का मतलब ये है कि ये वाली जो साइड है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, पहले ये कैलकुलेट होगा, उसके बाद ये एरिया में जाकर सेव होगा। द वैल्यू इज देन असाइन टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एग्जीक्यूशन क्या है, पहले फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, जब आंसर आ जाता है तो वो आपके पास वेरिएबल में जाकर सेव हो जाता है। इन द अबव एग्जांपल 3.14 इज मल्टीप्लाइड टू द रेडियस एंड देन एरिया इज सेव, ठीक है। वही वाली बात उसने की हुई है कि आपके पास पहले राइट हैंड साइड सॉल्व होगी, जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट होगा और उसके बाद असाइनमेंट होगी, ठीक है। ये नहीं होगा कि 3.14 पहले एरिया में सेव होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एरिया में सेव होगा, बल्कि पहले आपके पास राइट हैंड साइड कैलकुलेट होगी और फिर वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर जाके वैल्यू सेव हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखने के। जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके पास लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल होना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल लेफ्ट साइड पे होंगे तो ये एक इलीगल इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। C++ अलाउ ओनली वन वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू, दैट इज Z इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय L इज लीगल, whereas K मल्टीप्लाई बाय L इक्वल टू Z इज इलीगल, ठीक है। आप लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक वेरिएबल रख सकते हैं। इन एडिशन टू द डिवीजन, अच्छा अब वो जो मॉडुलस या परसेंटेज ऑपरेटर वाली बात थी वो यहाँ पर हो रही है कि आपके पास डिवीजन मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा आपके पास जो ऑपरेटर यूज होता है वो होता है मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर इसको कहते हैं। द ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर, ये बेसिकली क्या कहता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है ऑन डिवाइडिंग वन इंटीजर एंड अदर। जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर रिटर्न करता है। दस द एक्सप्रेशन 10/2 यील्ड्स 5। अगर 10 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 5 आता है। लेकिन अगर 10 का मॉडुलस 2 से लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है, यानी 10 पूरा डिवाइड हो जाता है तो यील्ड आपके पास 0 होता है, ठीक है। अगर आप मैथ में उसको देखें ना, मैथ में आपके पास ये 10 है और इस 10 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। जब आप 10 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं तो आंसर जो आता है वो ये वाला आता है, 5 वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 मॉडुलस 2 लिखेंगे तो आपके पास आंसर कौन सा आएगा, रिमाइंडर में ये जो आ रहा है ये आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। शायद आपको याद भी हो, हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये वाला जो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 वाला आंसर जो है वो ये वाला है और 10/2 वाला आंसर जो है वो ये वाला है, 5 वाला, ठीक है। द मॉडुलस ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन अ फ्लोट। एक बात याद रखें कि मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर्स के लिए होता है, क्योंकि इंटीजर के लिए हम देखते हैं ना कि अगर वैल्यू नहीं है तो हम 0 नीचे ले आए, उधर पॉइंट लगा दें, ठीक है। तो हम इसको मॉडुलस ऑपरेटर, तभी हमारे पास ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू का अगर यहाँ पर 2 आ जाता है तो हमने इसके 0 लेके इसको पूरा डिवाइड करना है तो हमारी पॉइंट वैल्यू आएगी। अगर हम इंटीजर्स, अगर हम पॉइंट वैल्यूज ही ले लेंगे तो फिर हमें वो मॉडुलस कैलकुलेट करने का कोई बात नहीं बनती। तो इसलिए हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर रूल है कि वो फ्लोट्स पे अप्लाई नहीं होता। फ्लोट क्या होती है, पॉइंट वैल्यू का मकसद रिमाइंडर ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो आपके पास मॉडुलस ऑपरेटर फ्लोट्स पे अप्लाइड नहीं होता। यूजिंग मॉडुलस द साइन ऑफ द रिमाइंडर इज ऑलवेज सेम एज द साइन ऑफ द न्यूमिनेटर। वो कह रहा है कि जो भी न्यूमिनेटर का साइन होता है, यानी अगर -5 से 2 यील्ड हो रहा है तो आंसर -1 आएगा, और अगर आपके पास ऊपर जो है वो पॉजिटिव नंबर है तो आपका जो रिमाइंडर है वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव नंबर है तो आपका रिमाइंडर नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये भी एक आपके पास एक हिंट उसने दे दिया, ठीक है। अच्छा, नो ऑपरेटर इज अज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट। हम ये नहीं देखते कि हम जैसे मैं अलजबरा में लिखते हैं ना XYZ, हमें पता होता है कि XYZ का मतलब है, जैसे कि XY लिखा हुआ है, हमें पता है इसका मतलब है XY से मल्टीप्लाई हो रहा है,
ठीक हो गया। लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग में हमने x को अगर y से मल्टीप्लाई करना है तो हमने x को मल्टीप्लाई बाय y लिखना है। ठीक हो गया। नो ऑपरेटर इज assumed to be present, it must be written explicitly in the following example, the multiplication operator after b must be explicitly written। वो कह रहा है कि अगर a इक्वल टू c डॉट डी डॉट बी एक्स ब्रैकेट एक्स वाई यूजुअल अर्थमेटिक स्टेटमेंट में हमें समझ आ रहा है c d से मल्टीप्लाई हो रहा है, d b से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो x और y से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में आपके पास राइट स्टेटमेंट क्या है, आप c फिर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगाएं, फिर d फिर ऑपरेटर, फिर b फिर ऑपरेटर, फिर x फिर ऑपरेटर, फिर y, फिर आपके पास ये स्टेटमेंट सही बनेगी, अदरवाइज आपकी स्टेटमेंट सही नहीं होगी। ठीक है। अनलाइक अदर हाई लेवल लैंग्वेज देयर इज नो ऑपरेटर फॉर परफॉर्मिंग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, इसमें एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर C++ में नहीं होता। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, अगर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कुछ स्टेटमेंट्स में लिखते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिसमें ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल जो है वो यूज़ होता है पावर के लिए। ठीक है, लेकिन मैथ में हमारे पास नहीं होता। मैथ में प्रोग्रामिंग में हमारे पास नहीं होता। प्रोग्रामिंग में हम लोग math.h की लाइब्रेरी ऐड करते हैं और उसके अंदर हमारे पास पावर ऑफ का फंक्शन होता है जिसमें हम पहले बेस दे देते हैं और फिर पावर दे देते हैं, तो हमारे पास 3 की पावर 2 कैलकुलेट हो जाता है, 3 रेज़ टू पावर 2 कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, POW का फंक्शन होता है। ये हमारे पास जो भी अगर हमने पावर ऑफ कैलकुलेट करनी है तो उसका हमारे पास कोई भी वो नहीं होता, ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, अगर हमने पावर ऑफ कैलकुलेट करनी है तो हम अगर 3/2 है तो 3 को 3 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अगर हमारे पास ज़्यादा हायर पावर है तो हम पावर ऑफ का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं होता जिसमें पावर ऑफ कैलकुलेट कर सके। उसके लिए हमें math.h की एक्स्ट्रा लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है जिसके अंदर POW का फंक्शन डिटरमाइन होता है। ठीक है, डिफाइन होता है। रूल ऑफ राइटिंग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इज ऑफन यूज स्टोरिंग कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर वेरिएबल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन हमें लगता है कि सिर्फ इंटीजर और फ्लोट पे हो सकता है, बल्कि ऐसा नहीं है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हमारे पास कैरेक्टर्स पे भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 कैरेक्टर हैं, A में F है, B में G है और D में प्लस है। ठीक है, अब मैं आपको ASCII वैल्यू के बारे में बताती हूँ जो कि हमने देखी थी कि जो भी हमारे पास कीबोर्ड पे कीज़ होती हैं उन सारी कीज़ के बैक एंड पे कोई नंबर होता है। जैसे A के अंदर अगर F है तो F की ASCII वैल्यू क्या होती है 70। ठीक है, और G की वैल्यू क्या होगी 71। ठीक है, ASCII टेबल में डिफाइन हुई हुई है कि इसकी वैल्यू 71 है। इसी तरह आपके पास प्लस की भी कोई ASCII वैल्यू होती है। तो हमारे पास ये है कि अगर मैं A प्लस बी लिख दूँ, मैं अगर लिखूँ इंट D इक्वल टू A प्लस बी, तो बेसिकली मेरे पास D के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफाइन है तो मैं कोई और लूँगी। एक वेरिएबल एक प्रोग्राम में एक ही दफ़ा यूज़ हो सकता है। ठीक है, इंट E इक्वल टू A प्लस बी अगर मैं लिखूँगी, A प्लस B, तो A की वैल्यू 70 थी और B की वैल्यू 71 थी, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 141। तो E के अंदर हमारे पास 141 सेव हो जाएगा। ऑल्दो A करेक्टर था और B मेरे पास जो है वो भी करेक्टर था, तो इनकी करेक्टर की जो ASCII वैल्यू होंगी वो आपस में प्लस हो जाएंगी और हमारे पास सेव हो जाएंगी। तो इस तरह हम करेक्टर्स के ऊपर भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कि अर्थमेटिक जो भी करेक्टर की वैल्यू होगी, करेक्टर वैल्यू, उसकी जो ASCII वैल्यू है बेसिकली वो ऑपरेशन उन ASCII वैल्यू पे परफॉर्म हो रहा होगा और वही ASCII वैल्यू हमारे पास E में जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी इसने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि X करेक्टर XY है और इंट Z है। X के अंदर उसने A सेव कर लिया, Y के अंदर उसने B सेव कर लिया और Z इक्वल टू X प्लस Y लिखा है, यानी A की जो भी ASCII वैल्यू है, A की ASCII वैल्यू उसने लिखी है 97 और B की ASCII वैल्यू है 98। ठीक है, तो इसने 97 और 98 को प्लस कर दिया और इसको Z के अंदर सेव कर दिया। तो Z के अंदर हमारे पास बेसिकली इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आता है वो सेव हो जाएगा Z के अंदर और वो हम प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ASCII होता क्या है? ASCII इज बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका एब्रीवेटिव क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
देयर आर 256 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर यूज्ड बाय IBM कंपैटिबल फैमिली। ठीक है, टोटल 256 आपके पास ASCII कैरेक्टर्स होते हैं और उन ASCII कैरेक्टर्स की कुछ कैटेगरीज डिफाइन है। कैपिटल लेटर आपके पास 26, आपको पता है ABC जो है वो 26 लेटर्स होते हैं, कैपिटल 26, स्मॉल 26। ठीक है, केस सेंसिटिव होते हैं ना, आपके पास कैपिटल का मतलब डिफरेंट होता है, स्मॉल का मतलब डिफरेंट होता है। 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट कौन से होते हैं, 0 से 9 तक। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कैरेक्टर की लेंथ 1 होती है तो 10 नहीं होता उसमें। ठीक है, 0 से 9 तक काउंट करें तो आपके पास 10 डिजिट्स बनते हैं। स्पेशल सिंबल आपके पास 32 होते हैं, यानी प्लस, अंडरस्कोर, @ एंड डॉलर जो है वो आपके पास स्पेशल सिंबल आते हैं। कंट्रोल कैरेक्टर आपके पास जो एरो कीज होती है ना, जो कीज जो आप जिनसे गेम्स भी खेलते हैं वो आपके पास एरो कीज होती हैं। ग्राफिक कैरेक्टर्स आपके पास जो है 128 होते हैं। ठीक है, इसमें स्माइलीज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ये ASCII चार्ट आपके पास है, इससे आपको पता लग जाएगा। जो स्पेस है वो 0 होती है, 1 का मतलब होता है अनफिल्ड स्माइली, 2 का मतलब होता है फिल्ड स्माइली, 3 का मतलब आपके पास हार्ट है। ये डिफरेंट सिंबल्स जो हैं। 15 का मतलब है सन ड्रॉ हो जाता है। 80 पे आपका जो है वो P डिस्प्ले हो जाता है। 85 पे U डिस्प्ले हो जाता है कैपिटल में, और अगर आपने स्मॉल U डिस्प्ले कराना है तो 117 होता है। ठीक है, ये आपके पास 255 का रेंज का 255 में आपके पास कौन कौन सी, जब भी आप प्रिंट कराएंगे जो भी करेक्टर आप यूज़ करेंगे उसके एग्जैक्ट प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, वो ASCII वैल्यू ये है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आता है कि अगर हमारे पास करेक्टर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास वो है वो इंटीजर वैल्यू आती है, हम इंटीजर में सेव करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर Z को इंटीजर की बजाय यहाँ पर मैं करेक्टर ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, X और Y की ASCII वैल्यू को ऐड करेगा, यानी अगर वो 255 से लेस आएगी तो हमारे पास Z में जाके सेव हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि Z में भी कोई एक वैलिड करेक्टर आएगा। और हमारे पास 97 को 98 में करें तो क्या आंसर आता है, 5 और 195 आता है आई गेस। तो हम यहाँ पे 195 पे देख लेते हैं क्या हमारे पास आ रहा है। ये वाला सिंबल जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये है कि अगर हमने किसी भी करेक्टर की ASCII वैल्यू या किसी वैल्यू के अगेंस्ट करेक्टर फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हम किसी इंटीजर को करेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किसी करेक्टर की इंटीजर वैल्यू गेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये जो फिनोमेना होता है कन्वर्जन का कि करेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, करेक्टर को इंटीजर में करो या इंटीजर को आप जो है वो फ्लोट में करें, किसी भी डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में चेंज करने का जो फिनोमेना होता है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ठीक है, डाटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट। अगर हम एक टाइप से दूसरी टाइप में किसी वैल्यू को चेंज करते हैं तो इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग इज अ वे टू कन्वर्ट अ वेरिएबल फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप। For example, if you want to store a long value into a simple integer, then you can typecast long to int. ठीक है, अगर आपने long को int में convert करना है तो आप इसको कर सकते हैं। You can convert values from one type to another explicitly using cast operator. ठीक है, आप इसको explicitly convert कर सकते हैं। आप type का नाम लिखते हैं और उस value का नाम लिखते हैं। इसकी example हम देखते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास एक फ्लोट x है और मेरे पास जो है 7 और 5 दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अगर 5 को 7 पे आप डिवाइड करें तो आपके पास 1.2 आता है, गेस 1.4 आता है, जो भी आता है। ठीक है, आपके पास जो भी आंसर आता है वो पॉइंट के बाद अगर आप ये फ्लोट ना लगाएं तो दो इंटीजर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर आपके पास 1 आएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग की टर्म में बात कर रही हूँ, मैथ की टर्म में बात नहीं कर रही। आपके पास आंसर दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं, आपके पास इंटीजर मोड इंस्ट्रक्शन है। इंटीजर मोड इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि अगर कोई इंटीजर किसी इंटीजर के साथ कोई ऑपरेटर उसके साथ अप्लाई होता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो आंसर भी इंटीजर आना चाहिए, यानी 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसकी पॉइंट वैल्यू भी आए तो आप इस 7 को टाइप कास्ट कर दोगे पॉइंट में, यानी 7 आपके पास खाली 7 नहीं रहेगा बल्कि 7.0 बन जाएगा। 7.0 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन होगी, और मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन में आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, पॉइंट वैल्यू में आएगा और एग्जैक्ट आपके पास ऑप्शन आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट 7/5 करके डिस्प्ले कराएं
आपका आंसर 1 डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये एक इंटीजर मोड इंस्ट्रक्शन है। इसलिए टाइप कास्टिंग समहाउ ज़रूरी होती है आपके पास, ताकि आप एक टाइप, अगर आपके पास एक टाइप से आंसर सही नहीं आ रहा तो आप उस टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ जो हैं, जब भी आप टाइप कास्ट कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं कि जब भी आप फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास फ्लोट, आपको पता है कि वो ज़्यादा बाइट्स यानी 4 बाइट्स लेता है, और इंट अगर 2 बाइट्स लेगा, अगर आपने 2 बाइट्स इंट और 4 बाइट फ्लोट लिया है तो आपके पास ये 4 बाइट 2 बाइट में कन्वर्ट होगा, तो आपके पॉइंट वैल्यू जो है वो ट्रंकेट हो जाएंगी यानी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। अगर 2.7776 आपके पास आंसर था तो इंटीजर में जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 2 ही आंसर सेव होगा, हालांकि 2.7 इज क्लोज टू 3, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट्स को रिमूव कर देता है। जब आप डबल को फ्लोट में करते हैं तो पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज तक स्टोर करता है, उससे आगे वाली वैल्यूज को वो रिमूव कर देता है, ठीक है। लॉन्ग टू एंड कॉजेज ड्रॉपिंग ऑफ एक्सेस हायर ऑर्डर्स। सेम फॉर अगर आप लॉन्ग को लॉन्ग टू एंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपके जो है वो, आपकी कोई भी लेटर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब सोचें कि अगर आपको टाइप कास्टिंग भी पता लग गया, आपको ये भी पता लग गया कि करेक्टर जो हैं वो आपके, उनके पीछे कोई वैल्यू स्टोर होती हैं जो कि ASCII वैल्यूज कन्वर्ट होती हैं। अगर आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, उस प्रोग्राम में आप चाहते हो कि यूज़र अगर कैपिटल A एंटर करे तो मुझे पता लग जाए कि उसने कैपिटल A एंटर किया है, और अगर वो स्मॉल a एंटर करे तो मुझे पता लग जाए कि उसका कैप्स लॉक ऑफ है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि जब वो a एंटर करे तो a की वैल्यू, इंटीजर वैल्यू मुझे पता लग जाए, ठीक है। इंटीजर वैल्यू कैसे पता लगेगी, क्योंकि अगर मैं करेक्टर, जो भी करेक्टर मैंने गेट किया है उस करेक्टर को मैं कन्वर्ट कर दूं इनटू इंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक करेक्टर है, उस करेक्टर a में मेरे पास कोई भी वैल्यू सेव है, उसकी क्या वैल्यू है, वो अपर केस है, लोअर केस है, वो मुझे कैसे पता लगेगा अगर मैं उस किसी इंट b में उसको सेव कर दूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक इंट b ले लिया और उस इंट b में मैं उसको टाइप कास्ट कर लूँ, ठीक है। अब ये इधर सही ड्रॉ नहीं हो रहा, अगर मैंने इसका सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ये stdioh नहीं है, ये io स्ट्रीम है और यहाँ पर इंट मेन आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, करेक्टर n और इन इंट n2, एक करेक्टर है आपके पास n और एक आपने n2 ले लिया। अब आपने यूजर को क्या एंटर अ करेक्टर, यूजर ने करेक्टर एंटर किया, अब आपको पता नहीं है वो अपर केस है या लोअर केस, उसने r एंटर किया, वो कैपिटल है या स्मॉल है, कैसे पता लगेगा। आप इस जो करेक्टर उसने एंटर किया उसको टाइप कास्ट कर लें इनटू इंटीजर, यानी उसकी पॉइंट इंटीजर वैल्यू निकाल लें, वो इंटीजर वैल्यू आपके पास n2 में जाकर सेव हो जाएगी। अब आपने n2 को चेक करना है कि अगर n2 65 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो इसका मतलब है ये अपर केस है, और अगर 97 से बड़ा है और 122 से छोटा है तो इसका मतलब है कि ये लोअर केस है, अदरवाइज ये इनवैलिड है, ठीक है। सिर्फ समझने का मकसद, अभी आप इस पोर्शन को रहने दें, ये आप नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ समझने की ज़रूरत ये है कि अगर आप एक करेक्टर एंटर कर रहे हैं और उस करेक्टर की आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू क्या है, तो इंटीजर वैल्यू बेसिकली आपको पता कैसे लगेगी, जब वो नंबर एंटर करेगा तो आप उसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर लें और आप इस n2 को डिस्प्ले करा के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस जो भी यूज़र ने नंबर एंटर किया है उसकी इंटीजर वैल्यू ये है। फिर उसमें अपर केस और लोअर केस ने कैसे निकाला जाता है, ये जब नेक्स्ट लेक्चर आप पढ़ेंगे तो आपको ये इफ एल्स की स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। अभी आप इसको रहने दें, आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लें कि अगर करेक्टर एंटर करता है तो उसकी इंटीजर वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। फिर ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको ये बताना है कि जो आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट का, जिसमें हमने सी आउट और सी इन को डिस्कस किया था और हमने कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स को डिस्कस किया था कि हमारे कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। वो सिंटैक्स एरर भी हो सकते हैं, लॉजिकल एरर भी हो सकते हैं और रन टाइम एरर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो आज हमने पढ़ी है, इस अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का आपका क्विज होगा ट्यूसडे को 1 PM पे, ठीक है। टाइम उसका थोड़ा सा हम ज़्यादा कर देंगे क्योंकि लास्ट टाइम कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी हुई थी। आपने ये जो है इन लेक्चर्स को गो थ्रू कर लें
अच्छे तरीके से और इसकी जो है लैब प्रैक्टिस भी कर लें, जो लैब आपको दी गई है, तो आपको क्विज इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास क्या है? मैथमेटिकल जिसमें कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला यूज हो रहा हो। ठीक है, उसमें हमारे पास जो भी नंबर्स यूज हो रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? ऑपरेंड्स होते हैं, और जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो हमारे पास क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप की होती है। अगर हम सिर्फ नंबर्स के साथ डील करें तो इंटीजर मोड होगी, अगर पॉइंट वैल्यूज को कर रहे हैं तो रेड में ऐड होगी, अगर दोनों को मिक्स करके कर रहे हैं तो हमारे पास मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, बेस्ड ऑन हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जीक्यूशन कैसे होती है? पहले फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, आंसर कैलकुलेट होता है, और फिर हमारे पास उस वेरिएबल में जाके स्टोर होता है। कुछ रूल्स हमने पढ़े हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है वो वेरिएबल जो है वो एक ही होना चाहिए, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल और ऑपरेटर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड पे एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जो कि मैथ में लीगल होता है लेकिन प्रोग्रामिंग में इलीगल होता है। फिर हमने मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास रिमाइंडर को कैलकुलेट करता है। ठीक है, और अगर हमने किसी भी चीज़ को कोई भी ऑपरेटर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो उसका जो ऑपरेटर है वो हमें एक्सप्लिसिटली खुद से लिखना पड़ेगा। यूज़र को या सॉफ्टवेयर कंपाइलर को खुद समझ नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्रामिंग में हमारे पास टू द रेस पावर का कोई भी ऑपरेटर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। कुछ लैंग्वेजेस में होता है लेकिन C++ में हमारे पास नहीं है। तो अगर हमने किसी भी चीज़ की पावर कैलकुलेट करनी है तो हम math.h का लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्क्वायर रूट भी डिफाइन है, स्क्वायर रूट के फंक्शन डिफाइन है, बेसिक जो मैथ के फंक्शन है जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते नॉर्मल और अर्थमेटिक फार्मूला से, वो हम इसके थ्रू math.h के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, 1 की पावर 2, 0.5 वही पावर वाला फॉर्मूला आ जाता है। या तो आप 3 की पावर 0.5 कर लें या स्क्वायर रूट का फंक्शन लगा लें। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शन हमारे पास और भी हैं math.h में जो कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हमारे पास सिर्फ नंबर्स पे अप्लाई नहीं होती बल्कि करेक्टर्स पे भी अप्लाई हो सकती हैं। आप जो भी करेक्टर्स हैं उनकी जो भी आस्की वैल्यूज़ होती हैं, जो भी बैक एंड पे उनकी जो भी नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है अगर हम करेक्टर्स के बीच में कोई ऑपरेटर लगा दें। ठीक है, आस्की वैल्यू हमारे पास डिफाइंड होती हैं। जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं, उनके रिलेटेड जो भी बैक एंड पे इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास डिफाइन होती हैं। ठीक है, अब चूँकि हमें पता है कि हमारे हर करेक्टर के पीछे नंबर्स होते हैं, या हमारी पॉइंट वैल्यूज़ अगर ज़्यादा हैं तो हम उनको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो टाइप कास्टिंग हमारे पास एक फिनोमेना होता है जिसमें हम एक टाइप से दूसरी टाइप में नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं। लिखते हम उसको कैसे हैं? जिस भी टाइप में हमने कन्वर्ट करना हो, जैसे फ्लोट x है तो x हमारे पास x के अंदर हम सेव करेंगे 7 और 5 हमारे पास इंटीजर्स हैं, और इंटीजर को हमने फ्लोट में कन्वर्ट करके x में सेव करना है। तो हमारे पास जिस टाइप में कन्वर्ट करना होता है उस टाइप को इधर लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, और जो भी हमारे पास दूसरी वैल्यू होती है वो हम इसको इस साइड पे लिखते हैं। तो वो हमारे पास जो भी आंसर है, अगर खाली 7 लिखा हो तो ये 7 को 7.0 में कन्वर्ट करके x में सेव कर देगा। अब 7/5 है तो 7/5 कैलकुलेट करेगा और उसको पॉइंट में कन्वर्ट करेगा और x में जाकर सेव कर देगा। सॉरी, इसमें आपके पास क्या है, क्योंकि ये मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन है तो मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन में आपके पास 7 कन्वर्ट होगा पहले और उसके बाद 5 से डिवाइड होगा। क्योंकि अगर 7/5 को पहले डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से क्या होगा कि वो 1 जो है 1 पॉइंट के बाद वैल्यू ट्रंकेट हो जाएगी, इसलिए 7.0 इसको करेंगे और उसके बाद हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये जब भी आप टाइप कास्टिंग कर रहे हैं तो ये याद रखें कि अगर ज़्यादा बाइट से कम बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका डाटा लॉस होगा। ठीक है, इस सारे का मतलब ये है कि अगर आपके पास फ्लोट में ज़्यादा बाइट्स में डाटा सेव हो रहा था तो आप अगर उसको इंटीजर में करेंगे तो आपकी पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रंकेट हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो इसी तरीके से हम जो है ना अपर केस और लोअर केस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी की हमारे पास एंटर हो रही है वो की जो है ना उसकी हम आस्की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उस आस्की वैल्यू की रेंज देख लें वो कहाँ पर है। अब रेंज हम किस तरीके से चेक करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि रेंजेस को हम किस तरीके से
डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन बेसिकली मैंने इफ एल्स के बाद डिस्कस करनी थी, लेकिन ये थोड़ा इजी मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने इसको पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ तक इसको समझ लें, जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गेट रेडी फॉर द क्विज एंड डू वॉच द वीडियोज़। थैंक यू सो मच।